हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं बढ़िया हूं बेटा। उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा आज ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं सैटेलाइट्स। सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ सैटेलाइट, क्या होती है, देन प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग, इसको कैसे लॉन्च करते हैं। तीसरा हम यहां पे डिटरमिन करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी, जब ये ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगी सैटेलाइट तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ऑर्बिटल स्पीड के लिए एक एक्सप्रेशन हम डिटरमिन करेंगे यहां पे। देन टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट, और लास्ट में हाइट ऑफ अ सैटेलाइट और इवन हाइट ऑफ अ सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ये डिटरमिन करने के बाद हम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट भी डिटरमिन करेंगे कि कितनी एनर्जी के साथ ये ऑर्बिट कर रही है, कितनी एनर्जी इसको और दें कि ये अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चली जाए। ये सब चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन बाय वन। सो स्टे एक्साइटेड, चलिए मेरे साथ। सबसे पहले बेटा बात करते हैं व्हाट इज अ सैटेलाइट। वी ऑल नो व्हाट इज अ सैटेलाइट, अ बॉडी विच रिवॉल्व्स कॉन्टिन्यूसली इन एन ऑर्बिट अराउंड अनदर हेवनली बॉडी या अनदर बॉडी ऑफ अ कंपेरेटिवली लार्जर साइज। अनदर बॉडी, अनदर कंपेरेटिवली लार्जर बॉडी, अनदर कंपेरेटिवली लार्जर बॉडी या अनदर बॉडी ऑफ कंपेरेटिवली लार्जर साइज। आप ऐसा कह सकते हैं, अ बॉडी विच रिवॉल्व्स कॉन्टिन्यूसली इन एन ऑर्बिट अराउंड अनदर बॉडी ऑफ कंपेरेटिवली लार्जर साइज इज कॉल्ड एज अ सैटेलाइट। फॉर एग्जाम्पल बेटा जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग अर्थ, ऑल दीज आर सैटेलाइट्स ऑफ सन, बिकॉज ये सभी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं अपने किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर। तो जब भी कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करे किसी सर्कुलर ऑर्बिट में, ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं सैटेलाइट। तो ऑल प्लैनेट्स आर सैटेलाइट्स ऑफ सन। वैसे हर प्लैनेट की अपनी अपनी सैटेलाइट्स हैं। सन की सैटेलाइट्स हो गए उसके प्लैनेट, और प्लैनेट की सैटेलाइट जैसे अर्थ की सैटेलाइट्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली सैटेलाइट दो तरह की हो सकती हैं, एक होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल। सो नेचुरल कॉमन सेंस की बात है, जो नेचर ने प्रोवाइड किए हैं, जैसे मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ सन, सॉरी ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो अर्थ के पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, दैट इज मून, और बाकी प्लैनेट्स के पास मल्टीपल सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। तो और दूसरा होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मतलब मैन मेड सैटेलाइट्स, जिसको हम लोग बना के अपने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, मे बी वो पर्पस कम्युनिकेशन हो, मे बी वो पर्पस जासूसी हो, स्पाइंग हो, मे बी मीटेरोलॉजिकल पर्पसेस हो, और आजकल तो हम एस्ट्रोनॉमिकल हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को व्यू करने के लिए टेलीस्कोप्स बनाते हैं। तो रेडियो टेलीस्कोपी के लिए हमारे पास रेडियो टेलीस्कोप्स हैं जो लगातार ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही होती हैं। तो दोज आर ऑल्सो सैटेलाइट्स ऑफ अर्थ, ठीक है। तो सबसे पहली नेचुरल की तो बात होगी, नेचुरल तो एक ही सैटेलाइट है हमारे पास। सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट रशिया ने सेंड की थी, और वो थी स्पुतनिक 1। ये तब की बात है जब रशिया ना होके यूएसएसआर था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया। उसके बाद रशिया डिसइंटीग्रेट हो गया। तो सबसे पहली नेचुरल सैटेलाइट जो ऑर्बिट में भेजी गई वो थी स्पुतनिक 1, और ये भेजी गई थी बेटा 1957 में। उसके बाद तो अमेरिका ने भी भेजी और बहुत सारी कंट्रीज ने, और आज की डेट में इंडिया तो लीडर बन के एमर्ज हुआ। इट हैज एमर्ज्ड एज अ वर्ल्ड लीडर इन लॉन्चिंग सैटेलाइट्स। आज दुनिया के बहुत सारे देशों की सैटेलाइट्स हम लॉन्च कर रहे हैं, और आपने रिसेंटली ऐसी बहुत सारी डेवलपमेंट सुनी होगी। हम मल्टीपल सैटेलाइट्स को इकट्ठे प्रोजेक्ट करते हैं, बहुत सारी सैटेलाइट्स को इकट्ठे प्रोजेक्ट करते हैं, जिसमें अलग अलग कंट्रीज की सैटेलाइट्स को रिसेंटली इंडिया ने प्रोजेक्ट किया है। अमेरिका की भी बहुत सारी सैटेलाइट्स इंडिया ने प्रोजेक्ट की थी, ठीक है। तो चलिए, इवन जीपीएस सिस्टम जो हम बनाते हैं, वो जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, वो भी इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की हेल्प से अचीव किया जा सकता है, ठीक है। एनीवे, सबसे पहले हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट। ये हमारी एक सैटेलाइट है जो फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। ये मान लीजिए अर्थ है या कोई और हेवनली बॉडी है जिसका मास है लेटर से कैपिटल एम। इसके सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर पे एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है। इस स्मॉल आर को हम चाहें तो कैपिटल आर प्लस एच भी लिख सकते हैं, वेयर एच इज द हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर सरफेस के ऊपर सैटेलाइट की हाइट है स्मॉल एच, और अर्थ के सेंटर से इसका डिस्टेंस है स्मॉल आर, मतलब स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट।
रेडियस ऑफ ऑर्बिट, सैटेलाइट के ऑर्बिट का रेडियस है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर कैन बी रिटन एज कैपिटल आर प्लस एच। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, एच इज द हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड वी नॉट, ये जो वी नॉट मैंने लिखा है, दिस इज ऑर्बिटल स्पीड कहें या ऑर्बिटल वेलोसिटी कहें ऑफ अ सैटेलाइट, तो इसकी वैल्यू भी हम डिटरमिन करेंगे। बट उन सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग, कि भाई अल्टीमेटली सैटेलाइट को इसके ऑर्बिट में हम कैसे फिक्स करते हैं, वहां पे कैसे इसको पहुंचाते हैं, लॉन्च कैसे करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग, सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग पे बात करने जा रहे हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग में बेटा, इमेजिन अ वेरी हाई टॉवर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे आप इमेजिन करो एक बहुत ऊंचा टावर है। कितना ऊंचा? एटलीस्ट एटमॉस्फेयर की हाइट से ज्यादा ऊंचा। अब ओवरऑल एटमॉस्फेयर की जो हमारी हाइट है वो तो राउंड अबाउट 500 किलोमीटर के आसपास है, बट याद रखिए 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कंसंट्रेटेड इन फर्स्ट 50 किलोमीटर। 99% जो एटमॉस्फेयर है वो पहले 50 किलोमीटर में, 99% ऑफ द एयर। सिर्फ 1% एयर है जो अगले 450-500 किलोमीटर में होगी। तो इस 50 किलोमीटर से ऊपर हाइट का अगर हमारे पास एक टॉवर है, क्यों इससे ज्यादा हाइट का टॉवर हम क्यों ले रहे हैं? बिकॉज सैटेलाइट जब ट्रेवल करेगी तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो अपनी एनर्जी लूज कर सकती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। हम ये नहीं चाहते कि ये एनर्जी लूज करे, तो जो एनर्जी डिसिपेट होगी एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, उसको प्रोटेक्ट कर, उसको सेव करने के लिए, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, सैटेलाइट को 50 किलोमीटर से ऊपर के ऑर्बिट में, 50 किलोमीटर से ऊपर हाइट पे ही इसको लॉन्च करेंगे। तो रिमेंबर, ये जो मैं चीज डिस्कस करने जा रहा हूं, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट मेथड ऑफ लॉन्चिंग। एग्जैक्ट मेथड ऐसा नहीं है कि हम टावर बना के लॉन्च करेंगे, बट दिस इज द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल को समझिए। सो इमेजिन अ वेरी हाई टावर जिसकी हाइट एटमॉस्फेयर से ज्यादा है, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से जाके एक प्रोजेक्टाइल को आप प्रोजेक्ट करते हैं, किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टली, दैट मींस पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये बॉडी कैसी ट्रेजेक्टरी फॉलो करती है, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था, ये पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी फॉलो करते हुए अर्थ के ऊपर इस पॉइंट ए पे जाकर कहीं गिरेगी, राइट। अगर आप स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन u बढ़ा दें तो इसकी रेंज बढ़ेगी, हॉरिजॉन्टल रेंज बढ़ेगी, तो ये यहां गिरने की बजाय थोड़ी दूर जाके गिरेगी इस पॉइंट बी पे। यस और नो? थोड़ी और स्पीड बढ़ाएं, थोड़ी और दूर जाके गिरेगी। एक स्टेज आएगी हम इसको कुछ इतनी स्पीड इंपार्ट कर देंगे कि ये बॉडी अपनी तरफ से तो अर्थ की ओर गिरेगी, लेकिन अर्थ के सरफेस को हिट नहीं कर पाएगी। ये अपनी तरफ से इस तरह से गिरते गिरते यहां पहुंची, लेकिन तब तक अर्थ का कर्वेचर खत्म हो चुका है। अब अर्थ का कर्वेचर यहीं तक था, अर्थ खत्म हो चुकी है, तो इसके आगे यहां पे जब पहुंचे तो यहां पे फिर से इसकी वेलोसिटी क्या है, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ है। जैसे हमने इनिशियल वेलोसिटी इंपार्ट की थी पैरेलल टू सरफेस ऑफ अर्थ, तो यहां पहुंच के भी ये पैरेलल टू सरफेस ऑफ अर्थ है, तो फिर से इसके लिए सिचुएशन वैसी है, फिर से ये अर्थ की तरफ गिरेगी, अपनी तरफ से ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक ये यहां पहुंचेगी फिर अर्थ का कर्वेचर खत्म हो चुका है, यहां पर फिर इसकी वेलोसिटी पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ है, तो यही प्रोसेस कंटिन्यूड रहता है एंड इट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अर्थ। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट। जब भी हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की बात करेंगे तो हम अर्थ की ही बात करेंगे, अर्थ के सिवाय कोई दूसरी बॉडी नहीं हो सकती, बिकॉज अभी तक हम यही जानते हैं सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ है, अर्थ ही लाइफ को सस्टेन कर सकती है। तो हम लोग अर्थ के सरफेस से सैटेलाइट्स को प्रोजेक्ट करते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, अगर इतनी ज्यादा हाइट पे आके सैटेलाइट को कुछ मिनिमम वेलोसिटी इंपार्ट कर दी जाए, इतनी वेलोसिटी इंपार्ट कर दी जाए कि इट रिमेन्स कॉन्टिन्यूसली इन अ प्रोसेस ऑफ फॉलिंग टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ बट विल नेवर बी एबल टू हिट द सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि तब तक अर्थ का कर्वेचर खत्म हो चुका होगा। इट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट मेथड ऑफ लॉन्चिंग। एग्जैक्ट मेथड क्या है, हम लोग रॉकेट्स की हेल्प से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं, और ये हमारी कैलकुलेशंस हैं कि हम अर्थ के सरफेस से इसको प्रोजेक्ट करेंगे। यहां से हमने रॉकेट की हेल्प से प्रोजेक्टाइल को कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट किया कि ये ऐसे ट्रेजेक्टरी फॉलो करते हुए जब ये यहां पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ हो चुकी होगी,
तो प्रिंसिपल यही था कि इतनी हाइट पे इसको मिनिमम इतनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें इंपार्ट करनी है जो कि इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। तो वो कैलकुलेशंस करके सारी की सारी हम रॉकेट की हेल्प से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, इसके ऑर्बिट तक पहुंचाते हैं। जितनी हाइट पे हमें रिवॉल्व कर रहे हैं हम प्रॉपर कैलकुलेशन का इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे कि उस हाइट पे जाके यहां पे इसकी वेलोसिटी जितनी हमें चाहिए उतनी हो चुकी होगी और कैसी होगी, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही प्रोसेस हो गया। उसके बाद ये सर्कुलर ऑर्बिट फॉलो करते हुए अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगी। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग, जस्ट द प्रिंसिपल। ठीक है, तो जब हमें समझ आ गया इस तरह से सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, अब सैटेलाइट का पाथ कैसा है बेटा, सर्कुलर। तो कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ तभी फॉलो कर सकती है जब उस पर कोई ना कोई ऐसी फोर्स एक्ट करे जो लगातार सेंटर की तरफ डायरेक्टेड हो। जिस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सैटेलाइट के केस में सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रोल प्ले करेगी वो कौन सी फोर्स करेगी, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पर ये फोर्स इधर एक्ट कर रही है, जब सैटेलाइट यहां पहुंचेगी तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स यहां एक्ट कर रही है, जब सैटेलाइट यहां होगी तो यहां किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो ये लगातार टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और अर्थ का सेंटर ही इस सैटेलाइट के ऑर्बिट का भी सेंटर है। तो हियर द ग्रेविटेशनल फोर्स प्लेज द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे भी एक फोर्स है सेंटर की तरफ डायरेक्टेड, सेंट्रीपिटल फोर्स। बट इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में लगातार एक इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट करती है। दैट प्लेज द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो बेटा आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग। नाउ आफ्टर दिस प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इस सैटेलाइट की मिनिमम ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी। तो चलिए बेटा, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आपको एक ही फंडामेंटल लॉजिक यूज करना है, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द रेवोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट is provided by the gravitational force of attraction between the earth and that particular satellite. Suppose mass of earth is capital M and mass of the satellite is small m. तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r। अब यहां पर जो v की वैल्यू है उसी को हम v0 से डिनोट कर रहे हैं, मतलब ऑर्बिटल स्पीड कहें या वेलोसिटी कहें एक ही बात है। ठीक है, so that is equal to the gravitational force of attraction between earth and the satellite। इसके लिए हमारे पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंगली एक फॉर्मूला है G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा इस तरह से बेटा, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। तो बेटा ये जो स्मॉल r और स्मॉल r का स्क्वायर है, लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में स्मॉल r है, राइट साइड में r का स्क्वायर, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, ये m और ये m कैंसल आउट हो जाएंगे। तो डायरेक्टली यहां से ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला आपके पास आ गया। सो v ऑर्बिटल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g m अपॉन स्मॉल r। तो ये फॉर्मूला बेटा आपको याद रखना है। दिस इज द फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट। कहां से मिला, लॉजिक याद रखिए, f सेंट्रीपिटल इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहां से आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला मिल चुका है। हाँ, ऑलरेडी बता चुका हूं, स्मॉल r की जगह आप कभी भी कैपिटल R प्लस h लिख सकते हैं। अब यहां पर कैपिटल R क्या, रेडियस ऑफ अर्थ, h क्या है, हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, राइट। हम चाहें तो इस फॉर्मूले को एक और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं v0 इज इक्वल टू रूट ऑफ gm अपॉन, एक तो हो गया स्मॉल r की जगह हम r प्लस h पुट कर दें, राइट। दूसरा काम हम ये भी कर सकते हैं, कैपिटल GM की जगह हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल g इंटू r का स्क्वायर। यस और नो, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट दिस ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू, अच्छा ये फॉर्मूला कहां से आया, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, बिकॉज आप जानते हैं स्मॉल g इज इक्वल टू GM अपॉन
कैपिटल आर का स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जीएम की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर होगी। तो इसके आगे आप रीजन दे सकते हैं ब्रैकेट में। अब आर का स्क्वायर है तो उसका रूट आ गया आर, बाहर आ गया आर टाइम्स जी अपॉन कैपिटल आर प्लस एच। कैपिटल आर प्लस एच लिखें या स्मॉल आर लिखें, एक ही बात है, ठीक है। तो ऑर्बिटल स्पीड के ये दो फॉर्मूले आ गए। इसको तो आप अलग से याद रखो ना, स्मॉल आर लिखो या आर प्लस एच लिखो, ठीक है। तो ये अलग फॉर्मूले नहीं, ये सेम है यहां तक। सिर्फ चेंज क्या लाई है, जीएम की जगह हमने स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर पुट किया, तो ये दूसरा फॉर्मूला आ गया ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट। यहां पे आप कैपिटल जी की वैल्यू ना ही मास ऑफ अर्थ की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। यहां पे आपको वैल्यू पड़ेगी एक्सेलरेशन, जरूरत पड़ेगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जिसकी वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और है बेटा, कुछ सैटेलाइट्स बड़ा क्लोज रिवॉल्व करते हैं अर्थ के सरफेस के, पर्टिकुलरली स्पाइंग सैटेलाइट्स, जासूसी के लिए जो सैटेलाइट हम यूज करते हैं वो बड़ा क्लोज रिवॉल्व करते हैं सरफेस ऑफ अर्थ के। सो फॉर सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, रिवॉल्विंग very close to surface of earth, surface of earth, तो इनके लिए r प्लस एच की वैल्यू, मतलब जिनकी हाइट बहुत स्मॉल हो गया एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो r प्लस एच की जगह हम सिंपली r लिख सकते हैं। तो यहां पे जो r प्लस एच है इसकी जगह सिंपली r आ जाएगा। इस आर स्क्वायर को अगर मैं इस आर को अंदर ले जाऊं रूट के, तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। तो स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या होगा, जस्ट आर। तो आर और स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। तो इस केस में ऑर्बिटल स्पीड की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा, वो आएगी सिंपली रूट जी इंटू आर। तो जो सैटेलाइट्स बहुत क्लोज रिवॉल्व करेंगी सरफेस ऑफ अर्थ के, उसके लिए फॉर्मूला आ गया सिंपली रूट जी आर। अब इसकी वैल्यूज आपको ऑलरेडी पता है, जी की वैल्यू यू नो इट इज 9.8 और आर की वैल्यू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर रेडियस ऑफ अर्थ। अगर ये दोनों डेसिमल हटा दूं तो यहां 10 की पावर 4 हो जाएगी। सो इट इज रूट, यहां पे 10 की पावर 4 हो जाएगी। 6.4 में से डेसिमल हटा दिया 64, तो ये आ गया 98। तो क्या 98 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 49, सो 2 इंटू 49 इंटू 64 इंटू 10 टू द पावर 4, इसका लेना हमें स्क्वायर रूट। तो देखिए बेटा 49 का रूट आप जानते हैं दैट इज 7, 64 का रूट इज 8 और यहां पर क्या आ गया रूट 2 इंटू 10 टू द पावर 4 का रूट आ जाएगा 10 टू द पावर 2। इतने मीटर पर सेकेंड होगी ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। जो सैटेलाइट बहुत क्लोज रिवॉल्व करेगी, और अगर आप ये वैल्यूज पुट करें 7 8 56, रूट 2 की वैल्यू 1.414, तो अगर आप ये वैल्यूज पुट करके देखें तो यही वैल्यू जो निकल के आती है ये अप्रोक्सीमेटली 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड आती है, या फिर हम इसको राउंड ऑफ करके कई बार 8 किलोमीटर पर सेकेंड भी कहते हैं। 8 किलोमीटर पर सेकेंड, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड या 8 किलोमीटर, बेटा रिमेंबर मीटर नहीं कह रहा हूं, किलोमीटर पर सेकेंड। ये किसके लिए है, फॉर द सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, राइट। तो यहां पे बेटा आपको ऑर्बिटल स्पीड का कंसेप्ट क्लियर हो गया, फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। आइदर रूट जी, ये फंडामेंटल फॉर्मूला रूट जीएम अपॉन स्मॉल आर। स्मॉल आर को कैपिटल आर प्लस एच लिख सकते हैं और जीएम को स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर लिखेंगे, तो ये फॉर्मूला इस फॉर्म में आ गया। अगर सैटेलाइट बड़ा क्लोज रिवॉल्व कर रही है सरफेस ऑफ अर्थ के, तो एच को नेग्लेक्ट कर दो, इसकी जगह सिंपली रूट आर रहेगा डिनोमिनेटर में। तो रूट आर इंटू रूट आर कैंसल आउट कर दो, तो ये बन जाएगा रूट जी आर। वैल्यूज पुट करेंगे इट कम्स आउट टू बी 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर आप राउंड ऑफ करके इसको 8 किलोमीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं, राइट। अब यहां पे कुछ चीजें और ध्यान देने वाली हैं बेटा। ये जो ऑर्बिटल स्पीड है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये किस किस पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ द सैटेलाइट है, ठीक है। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सैटेलाइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ये मास ऑफ द सैटेलाइट कुछ भी हो, बिकॉज किसी भी फॉर्मूले में स्मॉल m नहीं आ रहा, स्मॉल m यहीं पे कैंसल आउट हो चुका था। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सैटेलाइट। हाँ, किस पे डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी मास ऑफ दैट बॉडी जिसके अराउंड ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है। फॉर एग्जांपल अर्थ की बात करें तो अर्थ के मास पे डिपेंड करेगी, अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट का डिस्टेंस, या अर्थ के या सैटेलाइट के ऑर्बिट का रेडियस, उस पे डिपेंड करेगी। ऑर्बिट के रेडियस पे डिपेंड करेगी, उस बॉडी के मास पे डिपेंड करेगी जिस बॉडी के अराउंड ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है। और अगर आप रेडियस बढ़ाएंगे तो ऑर्बिटल स्पीड कम हो जाएगी, रेडियस कम करेंगे तो ऑर्बिटल स्पीड बढ़ जाएगी। मास ऑफ अर्थ तो बदलेगा नहीं, मतलब सैटेलाइट की हाइट जितनी ज्यादा होगी ऑर्बिटल स्पीड उतनी ही कम होगी। हाइट जितनी ज्यादा ऑर्बिटल स्पीड उतनी कम। सो ऑर्बिटल स्पीड के लिए एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पे ये आ गया कि ऑर्बिटल स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर। यहां से देख लो या यहां से देख लो, बाकी सब कांस्टेंट्स हैं, ये आर प्लस एच वेरिएबल है, मतलब स्मॉल आर। तो जितना ज्यादा रेडियस, जितने बड़े ऑर्बिट में सैटेलाइट रिवॉल्व करेगी उतनी कम इसकी ऑर्बिटल स्पीड होगी, राइट? तो इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं बेटा। अगर आप सैटेलाइट के अंदर बैठे हुए हैं, अगर आप इस सैटेलाइट में बैठे हैं तो आपको फील नहीं होगा कि आप सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहे हैं, आपको तो यही लगेगा कि आप स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किए जा रहे हैं। अगर आप इस सैटेलाइट के अंदर बैठे हैं या किसी स्पेस स्टेशन के अंदर बैठे हैं, वहां पे एक स्टेट ऑफ वेटलेसनेस होती है, तो ये भी चीज यहां पे क्लियर हो जाएगी। और दूसरा ये कि आपको अपीयर यही होगा कि आप स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कैसे भाई? पहले तो या तो आपको ये लगेगा आप स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, या आपको ये लगेगा कि आप रेस्ट पे बैठे हुए हैं। अब आप बोलोगे कैसे? बेटा अर्थ भी तो सन की सैटेलाइट है, तो आप इस सैटेलाइट पे बैठे हुए हैं, आप रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड, क्या आपको लगता है कि आप रिवॉल्व कर रहे हैं? आपको तो यही फील होता है कि आप रेस्ट पे बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जितनी सन की फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमें अट्रैक्ट कर रही है, इतनी रेवोल्यूशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट करेगी। तो सेंट्रीफ्यूगल रेवोल्यूशन की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट या अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, और उतनी ही ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों बैलेंस आउट हो चुका है, तो नेट फोर्स कितनी फील होगी? जीरो। दैट इज व्हाई वी एक्सपीरियंस अ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस इनसाइड अ सैटेलाइट। जितनी अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जितनी सेंट्रीपिटल उतनी सेंट्रीफ्यूगल। और वैसे भी ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होगा? नॉन इनर्शियल। Non-inertial frame of reference is a frame of reference which is attached to a body in accelerated motion. तो अगर इस बॉडी से जुड़ा हुआ है, सैटेलाइट से जुड़ा हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस लू, जब सैटेलाइट इस पोजीशन पे है तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट कर रही है और एक स्यूडो फोर्स है विच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों बैलेंस आउट हो रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला अगेन वही होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का है, mv²/r। तो यहां तो आप कहें, अगर आप बाहर से देख रहे हैं, अगर आप सैटेलाइट पे नहीं, आप अर्थ से देख रहे हैं, तो आपको लग रहा है इसका पाथ सर्कुलर है, तो अब आप क्या कहोगे? सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लेकिन अगर आप सैटेलाइट के अंदर है तो आपको लग रहा है आप रेस्ट पे हैं, तो आप पे नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। तो वहां पे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमेशा एक स्यूडो फोर्स एक्ट करती है, m/a। अब यहां पे एक्सेलरेशन कौन सी है? सेंट्रीपिटल। तो m सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बट जहां पे सिस्टम की एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे। दैट इज व्हाई वी एक्सपीरियंस अ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस इनसाइड अ सैटेलाइट। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी बेटा यहां पे। अब बेटा ऑर्बिटल स्पीड के बाद प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ये पार्ट मैं रब कर रहा हूं यहां पे। ऑर्बिटल स्पीड के बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट। टाइम पीरियड। सो व्हाट इज टाइम पीरियड? आप लिख सकते हैं बेटा, साथ साथ में लिखिए, टाइम पीरियड विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल T। व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट? इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। अब हम ऑलरेडी जानते हैं फंडामेंटल्स में, वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यस और नो? ऐसा ही होता है। तो अगर टाइम को मैं कैपिटल T लिखूं तो कैपिटल T क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, दैट इज सर्कमफ्रेंस 2πr, इजंट इट सो? और सैटेलाइट की जो स्पीड है वो कौन सी स्पीड है? ऑर्बिटल स्पीड ही तो है, v0।
और वी नॉट का फंडामेंटल फॉर्मूला ये है, और उसके बाद हमने इस फॉर्म में पढ़ा, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, पहले फंडामेंटल को यूज करते हैं। सो इट इज 2 पाई स्मॉल आर अपॉन वी नॉट, तो वी नॉट था रूट ऑफ जी एम अपॉन स्मॉल आर। इस स्मॉल आर को अगर आप अंदर लेकर जाएंगे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई रूट ऑफ स्मॉल आर का क्यूब अपॉन जी एम, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पाई रूट ऑफ आर प्लस एच का क्यूब, बिकॉज स्मॉल आर इज आर प्लस एच अपॉन जी एम। तो ये आ गया टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड अर्थ। तो फंडामेंटल हमने यूज किए, क्या फंडामेंटल लॉजिक हमने लगाया भाई, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सिंस टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये टाइम कौन सा है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। तो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय इसकी स्पीड कितनी है, वी नॉट। तो बस वी नॉट के ये वैल्यू उठाई हमने, ये फॉर्मूले से यहां पुट की, तो अपने आप ये एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास 2 पाई रूट ऑफ स्मॉल आर क्यूब अपॉन जी एम, या फिर 2 पाई रूट ऑफ आर प्लस एच का क्यूब, बिकॉज स्मॉल आर तो आर प्लस एच के इक्वल है, कैपिटल आर प्लस एच के इक्वल। ठीक है, अगेन जैसे यहां पे हमने किया था, जीएम की वैल्यू को स्मॉल जी आर स्क्वायर पुट किया, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये दोनों फॉर्मूले तो एक ही हैं, इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं है, बस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर प्लस एच आपने पुट किया, तो इट कैन बी रिटन एज 2 पाई रूट ऑफ आर प्लस एच का क्यूब डिवाइडेड बाय, क्या हम इसको लिख सकते हैं, स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर, बिकॉज अगेन स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, तो जी एम की जगह हम स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं। अब आर स्क्वायर का रूट क्या होगा, जस्ट आर। दिस इंप्लाइज दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन आर। ये फॉर्मूला वो है जो हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, टाइम्स आर प्लस एच का क्यूब डिवाइडेड बाय स्मॉल जी। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन टू डिटरमिन टाइम पीरियड। आर प्लस एच हो गया रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, और एच इज द हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये सेम फॉर्मूला, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, बस जीएम की जगह आपने क्या पुट किया, स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर, राइट। अगेन यहां पर फिर से एक केस हम लेके चलेंगे बेटा, फॉर अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसके आगे आप क्या लिखेंगे, अगेन फॉर अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, आर प्लस एच इज जस्ट इक्विवेलेंट टू आर। तो जहां आर प्लस एच है उसकी जगह आप सिंपली आर लिख लीजिए। तो जब उसकी जगह आप सिंपली आर लिखेंगे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा बेटा 2 पाई अपॉन कैपिटल आर इंटू रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी। आर क्यूब को मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर इंटू आर, तो आर स्क्वायर का रूट क्या होगा, आर, तो 2 पाई आर अपॉन आर इंटू रूट ऑफ आर अपॉन जी, ये आ जाना चाहिए, यस आर नो। देखो अगर ये सारी वैल्यूज मैं यहां पे पुट करूं, फॉर अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, 2 इंटू पाई की वैल्यू होगी 3.14, रेडियस ऑफ अर्थ वी ऑल नो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन जी, दैट इज 9.8। ये डेसिमल और ये डेसिमल कैंसल आउट हो गए, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 2 इंटू 3.14, 64 का रूट 8, 10 टू द पावर 6 का रूट 10 टू द पावर 3, और 9.8 को क्या इस 98 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 49। अगर इसको 2 इंटू 49 लिख दें हम, तो 49 का रूट हो गया 7 इंटू रूट 2। अब आप इसको रैशनलाइज कर लीजिए, इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2, या डायरेक्टली वैल्यू पुट कीजिए, जैसे भी आप इसको सॉल्व करेंगे आप इसको कंफर्टेबली सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएगा इतने सेकंड में ये वैल्यू बड़ी लार्ज होगी, तो अगर आपको इसको मिनट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डिवाइड इट बाय 60। सो वंस यू डिवाइड इट बाय 60 यू विल गेट द वैल्यू 84.6 मिनट अप्रोक्सीमेटली। अगर हम सेकंड में देखें तो बेटा सेकंड में इसकी वैल्यू आती है 5078 सेकेंड। तो फॉर सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, सेकेंड्स में टाइम पीरियड होगा 5078 सेकेंड, और अगर आप इसको डिवाइड बाय 60 कर दे, 5078 अपॉन 60,
तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 74.6 मिनट। तो कितना आएगा टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ? I'm sorry, not 74.6, but it is 84.6 minutes. So it comes out to be 84.6 मिनट। तो जो सैटेलाइट बहुत क्लोज रिवॉल्व करती है सरफेस ऑफ अर्थ के, वो अप्रोक्सीमेटली 84.6 मिनट के अंदर अंदर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है, राइट? तो बेटा ये भी आपको क्लियर हो गया जनरल फॉर्मूला। फिर इस फॉर्म में फाइनल फॉर्मूला ये है फॉर सैटेलाइट रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे यहां पे किया था r प्लस एच की जगह जस्ट r लिखो, उसके बाद वैल्यूज पुट करो 5078 सेकेंड या फिर 84.6 मिनट। आप राउंड ऑफ करके ये कह सकते हैं 85 मिनट, मतलब इट इज लेस देन 90 मिनट। 90 मिनट्स मींस 1.5 आवर। तो 1.5 आवर से कम टाइम के अंदर अंदर ये सैटेलाइट एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी अर्थ के अराउंड। और कई बार रात को अगर आप नाइट स्काई को देखें, आपको लगता है कुछ स्टार्स ट्रेवल करते हुए जा रहे हैं। ना ना, शूटिंग स्टार्स नहीं बेटा, मीटियोराइट्स नहीं, शूटिंग स्टार की बात नहीं कर रहा हूं। शूटिंग स्टार तो अचानक दिखता ना उसका पाथ और फिर गायब हो जाता है, नहीं। ऐसा लगता है कोई स्टार और बड़ी कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल किया जा रहा है अर्थ के सरफेस के ऊपर। दोज आर बेसिकली सैटेलाइट्स विच आर रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। वो हमें स्टार्स की फॉर्म में चमकती हुई दिखती हैं, बट वो स्टार्स नहीं है, वो बड़ी करीब है हमारे। स्टार्स तो लाखों अरबों किलोमीटर पे है ना, ये बड़ी करीब है हमारे, और इतना करीब है ये कि अर्थ के सरफेस से हम इसको देख पाते हैं और रात को ये ऐसे बिल्कुल एक स्टार्स की तरह चमकती हुई दिखती हैं, ठीक है। एनीवे, तो टाइम पीरियड भी हो गया। अब अगला टॉपिक है बेटा हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। हाइट ऑफ सैटेलाइट, इसके लिए नया काम कुछ भी नहीं करना आपने। हाइट ऑफ सैटेलाइट, जिसको हम स्मॉल एच से डिनोट करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर ऑलरेडी स्मॉल एच है, बस इसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे हम स्मॉल एच को बाहर। इसमें से हम स्मॉल एच को बाहर एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन r रूट ऑफ r प्लस एच का क्यूब अपॉन g। अगर हम इसकी दोनों साइड्स को स्क्वेयरिंग करें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, व्हाट डू वी गेट? लेट्स सी। तो टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 का स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, आर प्लस एच का क्यूब अपॉन जी। बस यहां से एच को अलग एक्सट्रैक्ट करो। पहले आर स्क्वेयर जी 4 पाई स्क्वेयर को यहां लाओगे तो यह आ जाएगा टी स्क्वेयर आर स्क्वेयर जी अपॉन 4 पाई स्क्वेयर। ये क्या होगा? आर प्लस एच का क्यूब। दिस इज आर प्लस एच का क्यूब। तो अगर r प्लस एच लेंगे तो यहां पर क्या लेना पड़ेगा? इसका क्यूब रूट होल टू द पावर 1/3। बट हमें तो हाइट चाहिए, तो याद रखना ये स्मॉल r की एक्सप्रेशन। अगर स्मॉल r आपको चाहिए, मतलब रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, दैट इज टी स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर का क्यूब रूट। बट अगर आपको हाइट चाहिए अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये एक्सप्रेशन आएगी टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर होल टू द पावर 1/3 माइनस रेडियस ऑफ अर्थ, बिकॉज ये रेडियस ऑफ द ऑर्बिट की एक्सप्रेशन है ये वाली। तो हाइट अबव द सरफेस क्या होगी? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट में से रेडियस ऑफ द अर्थ आप माइनस कर लीजिए, तो यहां से आपको h की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी बेटा। तो ये सब फॉर्मूले आप नोट कर चुके होंगे। नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट। अब इसमें एक छोटी सी चीज और आपसे डिस्कस करूंगा। वैसे तो सैटेलाइट्स को अलग अलग तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं उनके यूजेस के बेसिस पे। क्या ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, क्या ये जीपीएस के लिए बनाई गई सैटेलाइट है। बट कुछ सैटेलाइट्स हैं जिनको हम नाम देते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी कहिए या जियो सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स। इन सैटेलाइट्स ये हमेशा इक्वेटोरियल प्लेन में ही रिवॉल्व करते हैं, अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन में। इनका जो ऑर्बिट है वो इक्वेटोरियल प्लेन में लाई करता है। इनके ऑर्बिट को हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट भी कह सकते हैं, जियो
सिंक्रोनस ऑर्बिट, या फिर हम इसको पार्किंग ऑर्बिट भी कह सकते हैं, पार्किंग, सिंपली पार्किंग भी कहा जाता है, ठीक है। सो व्हाट इज जियो स्टेशनरी? जियो होता है बेटा अर्थ, अर्थ के रिस्पेक्ट में जो सैटेलाइट स्टेशनरी हो, यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक्स। Geostationary satellites are those satellites which appear stationary with respect to surface of earth या which are stationary with respect to the surface of earth। देखिए सैटेलाइट कभी स्टेशनरी नहीं हो सकती, ये कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करेगी, ये कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करेगी, अर्थ कह रहा हूं। बट अर्थ के सरफेस से आज वो सैटेलाइट वहां दिख रही है, कल भी सुबह शाम किसी भी टाइम पे देखूंगा तो मुझे वहीं दिखेगी। यहां से देखने पे यहां से देखने पे, अर्थ के सरफेस से देखने पे वो सैटेलाइट हमें स्टेशनरी अपीयर होगी। ऐसी सैटेलाइट को हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है। या ऐसा कहिए, ऐसी सैटेलाइट होज रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ अर्थ इज जीरो। हमारे सरफेस के साथ उसके रिलेटिव, जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती जाएगी ये सैटेलाइट भी अर्थ के साथ साथ ट्रेवल करेगी। अर्थ ने एक रोटेशन कंप्लीट की 24 आवर में, तो इसका मतलब इस सैटेलाइट का भी टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कितना होना चाहिए? दैट शुड बी 24 आवर। और ये सैटेलाइट्स हमेशा इक्वेटोरियल प्लेन में रिवॉल्व करती हैं, इसका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन 24 आवर होगा। और इनका यूज जो है, मेनली इनका यूज है कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए, कम्युनिकेशन। तो इनका यूज मेन क्या है? कम्युनिकेशन। जैसे आपने देखा होगा जितने भी एटीएम्स हैं, एटीएम्स के ऊपर एक बड़ी सी डिश लगी रहती है, उसको हम बोलते हैं वी सेट। वी सेट, वी सेट का मतलब होता है वाया सैटेलाइट, इंटरनेट वाया सैटेलाइट। डायरेक्ट सैटेलाइट से इंटरनेट का कनेक्शन ले रहे हैं, वो किसी लैंडलाइन से इंटरनेट का कनेक्शन नहीं ले रहे, वो डायरेक्ट सैटेलाइट से इंटरनेट का कनेक्शन ले रहे हैं। तो इसका मतलब वो सैटेलाइट से कनेक्टेड है, सैटेलाइट के साथ डाटा एक्सचेंज कर रही है वो डिश के थ्रू। यहां से कुछ सिग्नल वहां जा रहा है, अपलोडिंग हो रही है, और वहां से डाउनलोडिंग। इसको अपलिंक कहते हैं, जो यहां से इंफॉर्मेशन भेजी जाए, जो वहां से इंफॉर्मेशन आएगी उसको डाउनलिंक। अपलिंक डाउनलिंक ये दोनों काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है उस वीसेट की ओरिएंटेशन रोज आपको बदलनी पड़े, वो फिक्स्ड है। मतलब जिस सैटेलाइट से ये कनेक्टेड है उसकी लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ फिक्स्ड है। तो ऐसी सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन के लिए सूटेबल है। दूसरा, हमारे घरों में डीटीएच के कनेक्शन जो होते हैं, टीवी ट्रांसमिशन के लिए हम डीटीएच यूज करते हैं, तो वहां पर भी एक छोटा सा डिश एंटीना हमने छत पे लगाया, जिसको किसी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे फिक्स किया जाता है। जब पहले दिन इंस्टॉलेशन की जाती है, वो इंस्टॉलेशन वाले टेक्निकल एक्सपर्ट्स आके उसको फिक्स करके रखते हैं। तो बेसिकली वो ओरिएंटेशन किसके रिस्पेक्ट में? वो सैटेलाइट के लिए। जिस सैटेलाइट से इसका कनेक्शन होगा उस सैटेलाइट की ओर हम इसको ओरिएंट कर देते हैं। तो क्या हमें डेली लगातार ओरिएंटेशन बदलनी पड़ती है? नहीं। इसका मतलब उस सैटेलाइट की पोजीशन फिक्स्ड है विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ। सच सैटेलाइट्स आर कॉल्ड एज जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स। और इन सैटेलाइट्स का एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, ये रिवॉल्व करती हैं एट अ हाइट अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर above the surface of earth, above surface of earth। क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा हाइट ऑफ अ सैटेलाइट किस पे डिपेंड करेगा? टी पे। आर जी तो कांस्टेंट्स हैं, टी पे टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो इस सैटेलाइट में हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी? हमें टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कितना चाहिए? 24 आवर। तभी अर्थ के सरफेस से हमें स्टेशनरी अपीयर होगी। जितनी देर में अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करेगी, सैटेलाइट अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी। तो इसी फॉर्मूले के अंदर अगर मैं टी की वैल्यू पुट कर दूं, यही वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास, अगर यहां पे हम टी की वैल्यू पुट करें तो टी की वैल्यू हमारे पास बेटा 24 आवर, लेकिन इसको आर को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर इंटू जी दैट इज 9.8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर होल क्यूब रूट माइनस रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ये सारी कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपके पास हाइट की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, दैट इज 36,000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जितनी भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं वो इतनी हाइट पे रिवॉल्व करते हैं अबव द सरफेस ऑफ अर्थ।
और इनका प्लेन कौन सा होता है? इक्वेटोरियल प्लेन, राइट? ओके, तो बेटा इसके साथ हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं यहां पे। फॉर सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में हमने एक चीज डिस्कस की थी, एस्केप स्पीड, एस्केप स्पीड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस से एस्केप स्पीड की वैल्यू हमने डिटरमिन की थी, विच केम आउट टू बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अभी अभी हमने V नॉट की वैल्यू, ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू डिटरमिन की फॉर सैटेलाइट्स विच रिवॉल्व वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, सबके लिए नहीं, विच रिवॉल्व क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। और एस्केप स्पीड की जो वैल्यू थी उसका फॉर्मूला हमारे पास जो आया था वो √2gr आया था। वैसे भी इसकी वैल्यू आई अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकेंड, या इट वॉज 7.94 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये जो है ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। ये इसके √2 टाइम्स है। अगर आप इसको √2 1.414 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। मतलब हम ये भी कह सकते हैं एस्केप स्पीड इज √2 टाइम्स V नॉट, ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है? ऑर्बिटल स्पीड के √2 टाइम्स होगी एस्केप स्पीड, बट कब? फॉर सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू अर्थ, फॉर सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस। तो अर्थ के सरफेस के जो बड़ी करीब रिवॉल्व कर रही हैं, ये उनके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो उनकी ऑर्बिटल स्पीड के √2 टाइम्स होगी हमेशा एस्केप स्पीड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, राइट? तो बेटा ये भी हो गया। इसके साथ एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं हम, दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सैटेलाइट। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जिसको हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं। हम ऑलरेडी जानते हैं बेटा L इज इक्वल टू R क्रॉस P। यहां R और P में थीटा 90 रहेगा, बिकॉज ऑर्बिट में, अगर ये सैटेलाइट का ऑर्बिट है तो V नॉट की डायरेक्शन टेंजेंशियल होगी और R की डायरेक्शन रेडियल है। दोनों में एंगल हमेशा कितना बना रहेगा? 90। तो L इज R क्रॉस P, मैग्नीट्यूड ऑफ L इज R इंटू P इंटू साइन 90। साइन 90 तो 1 होता है, और P क्या हो गया? mv। सो इट इज m इंटू V इंटू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, m इंटू V नॉट इंटू रेडियस ऑफ ऑर्बिट, राइट? अब बेटा V नॉट की एक्सप्रेशन, जो पहली एक्सप्रेशन मैंने आपसे डिस्कस की थी, वो थी √g m अपॉन स्मॉल r, इजंट इट सो? दैट वाज √g m अपॉन r, और इंटू r, ये भी आ रहा है। अब डिनोमिनेटर में रूट r है, रूट r को इससे कैंसिल आउट करोगे तो यहां पे भी रूट r आ जाएगा, ऐसा कह लो, ये रूट r आ गया। ये इस r को रूट के अंदर ले आओ तो r का स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनली एंगुलर मोमेंटम के लिए जो एक्सप्रेशन आ जाएगी वो आ जाएगी √g कैपिटल M। कैपिटल M उस बॉडी का मास है जिसके अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, स्मॉल m मास ऑफ द सैटेलाइट है, एंड स्मॉल r इज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन टू डिटरमिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट, राइट? तो आई थिंक आपको यह चीज क्लियर होगी बेटा, एंगुलर मोमेंटम। चलिए, तो ये पार्ट हो गया बेटा। सैटेलाइट्स में ना क्लासिफिकेशंस बड़ी हैं, हम ये भी क्लासिफाई करते हैं इक्वेटोरियल प्लेन में रिवॉल्व करने वाले सैटेलाइट को इक्वेटोरियल सैटेलाइट कहते हैं। पोल टू पोल जो रिवॉल्व करती हैं उनको हम पोलर सैटेलाइट्स कहते हैं। और जनरली पोलर सैटेलाइट्स, जो सैटेलाइट बड़ा क्लोज, पोलर सैटेलाइट्स ही वो सैटेलाइट्स हैं विच रिवॉल्व वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ये एक एक दिन में कई चक्कर कंप्लीट करते हैं अर्थ का। तो पोलर सैटेलाइट्स, ये आपके नोट्स में होगा, ये इसलिए अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, यहां पे डिटेल में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, शॉर्टकट में हिंट दे रहा हूं। पोल टू पोल जो सैटेलाइट रिवॉल्व करेगी, जिसका ऑर्बिट पोल टू पोल होगा, ऐसी सैटेलाइट्स को हम बोलते हैं पोलर सैटेलाइट्स। और नॉर्मली ऐसी सैटेलाइट्स एक एक दिन में कई रेवोल्यूशन लगाती हैं, बड़ा क्लोज रिवॉल्व करते हैं अर्थ के सरफेस के। जब आपको ये चीज समझ आ जाए तो आपको खुद ही कॉमन सेंस अप्लाई करके क्लियर हो जाएगा कि ऐसी सैटेलाइट्स को हम यूज कहां पे करते हैं, इनका यूज क्या है। तो बेटा ऐसी सैटेलाइट्स का यूज मेनली रहता है स्पाइंग, जासूसी,
मीटरोलॉजिकल पर्पसेस, वेदर फोरकास्टिंग, इस तरह के यूजेस के लिए हम पोलर सैटेलाइट्स इस्तेमाल करते हैं। ये आपके नोट्स में होगा, वहां से पढ़िएगा, आपको खुद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आज की क्लास के लास्ट टॉपिक पे आ रहा हूं, दैट इज एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, अगर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है अर्थ के अराउंड, तो इस सैटेलाइट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। ये एनर्जी कौन सी होगी? ये एनर्जी दो तरह की एनर्जीज होंगी। एक तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और कुछ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि अर्थ के सरफेस के ऊपर अर्थ के फील्ड के अंदर आई, तो अर्थ के फील्ड के अंदर आने की वजह से इसके पास कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। और चूंकि सैटेलाइट मोशन में है, तो मोशन की वजह से जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो ये हमारी अर्थ है, मान लीजिए अर्थ का मास है लेट अस से कैपिटल एम। अब अर्थ के सेंटर से एट ए डिस्टेंस आर, स्मॉल आर, एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है जिसका मास है स्मॉल एम। इसकी ऑर्बिटल स्पीड है v नॉट। ये टोटल डिस्टेंस जो है ये स्मॉल आर है। हाँ, इस स्मॉल आर को हम कैपिटल आर प्लस एच भी लिख सकते हैं। अब ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, तो इसके पास दोनों एनर्जीज का होना जरूरी है। सबसे पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिख देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। हम ऑलरेडी जानते हैं ये एक्सप्रेशन, ठीक है। सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब रही बात काइनेटिक एनर्जी की, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो फिर से वो लॉजिक यूज करो। सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द रेवोल्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट मीन्स एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर का स्क्वायर। यही है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फॉर्मूला। यहां पर ये आर और आर का स्क्वायर कैंसल आउट करो। स्मॉल एम को भी कैंसल आउट कर सकते थे, बट उसकी जरूरत नहीं, आप ऐसे ही रखो। आप दोनों साइड्स को 1/2 से मल्टीप्लाई करो। सो 1/2 एम वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। देखो ये फैक्टर यहां पे भी है, ये यहां पे भी आ गया काइनेटिक एनर्जी में भी। काइनेटिक एनर्जी में हाफ ऑफ जी एम एम अपॉन आर और पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन आर। यहां पे हमने क्या किया? वी मल्टीप्लाइड बोथ साइड्स बाय 1/2, या ऐसा कहो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। अब देखिए लेफ्ट साइड क्या आ गई? हाफ एम वी का स्क्वायर। तो यही काइनेटिक एनर्जी हुई कि नहीं? सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन स्मॉल आर। तो ये हमारे पास बेटा, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मार्क कीजिए। ये काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन है। इक्वेशन नंबर 1 में पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन हमने लिखी। अब हम टोटल एनर्जी की ओर बढ़ते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, तो बेटा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया टोटल एनर्जी E मस्ट बी इक्वल टू K प्लस U। अब K और U में एक फैक्टर तो कॉमन है ही है, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन स्मॉल r। इसमें भी है, इसमें भी है। हाँ, इसके सिवाय K में और क्या था? 1/2 और U में -1। सो 1/2 -1 क्या होगा? -1/2 होगा कि नहीं? सो दिस इंप्लाइज दैट जो टोटल एनर्जी की एक्सप्रेशन आएगी वो आ जाएगी -1/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, अब आप इसको अच्छे से देखिए जरा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। अब यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोगों के लिए निकल के आएगा यहां पे। सो फ्रॉम 1 2 एंड 3, अगर आप तीनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, व्हाट डू वी गेट? लेट्स सी। एक तो हम ये देख रहे हैं टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जितनी काइनेटिक एनर्जी है टोटल भी उतनी है न्यूमेरिकली, बस सिर्फ साइन नेगेटिव आ रहा है। दूसरा हमें यह दिख रहा है पोटेंशियल एनर्जी इज -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। न्यूमेरिकली काइनेटिक एनर्जी का डबल है, बट साइन नेगेटिव है। और या फिर हम ऐसा कहें पोटेंशियल एनर्जी जस्ट 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में साइन पहले से नेगेटिव है, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करोगे
तो आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। ये रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कल को कभी क्वेश्चन आ जाए आपको अपने से इमेजिनरी क्वेश्चन बना के, देयर इज अ सैटेलाइट whose total energy is -100 joule. -100 joule. What is the value of kinetic energy? What is the value of potential energy? अगर बेटा टोटल -100 है तो उसी का डबल -200 हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, और जितनी टोटल है -100 न्यूमेरिकली उतनी ही काइनेटिक होगी, सिर्फ वो उसके काइनेटिक का साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। तो अगर टोटल -100 है तो +100 होगी काइनेटिक और -200 होगी पोटेंशियल। और वैसे भी 100 में -200 ऐड करो तो क्या आना चाहिए? -100 आएगा। नहीं तो आप इसको ऐसे याद रखो, ये फैक्टर तो है ही है, काइनेटिक में 1/2 आएगा, टोटल में 1/2 आएगा, और इसमें कुछ नहीं। हाँ, रही बात साइंस की पॉजिटिव नेगेटिव, काइनेटिक नेगेटिव हो नहीं सकती, इसको छोड़ के बाकी दोनों नेगेटिव है। काइनेटिक अगर 10 जूल है तो पोटेंशियल, काइनेटिक अगर 10 है तो पोटेंशियल उसका डबल होगी 20, बट साइन नेगेटिव -20। तो 10 में -20 ऐड करोगे तो फिर से -10 आ जाएगा, इसलिए टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर मिलेगी, सिर्फ साइन नेगेटिव होगा। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप अपने तरीके से इसको इंटरप्रेट करो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, आपका ब्रेन खुद ही पिक कर लेगा ये लॉजिक्स। ठीक है बेटा, मैं बार बार एक चीज कहता हूं, यूनिवर्स लव्स सिमेट्री। दिस यूनिवर्स लव्स सिमेट्री। सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं वैसा ही है जैसा एक एटम का स्ट्रक्चर है। पूरी मिल्की वे गैलेक्सी का भी स्ट्रक्चर फंडामेंटली वैसा ही है। सेंटर पे कोई ना कोई बॉडी है, उसके अराउंड कुछ बॉडीज रिवॉल्व कर रही हैं। न्यूक्लियस में भी ऐसा है, सोलर सिस्टम में भी न्यूक्लियस और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। एटम के अंदर भी ऐसा ही है, सोलर सिस्टम के अंदर भी ऐसा ही है। सन सेंटर पे और प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। और सोलर सिस्टम के अंदर कोई एक प्लैनेट उठा के देख लें, जुपिटर, सैटर्न, अर्थ, इसके अराउंड बहुत सारी सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रही हैं। फंडामेंटल फिर वहीं पे है, यूनिवर्स लव्स सिमेट्री। पूरी मिल्की वे गैलेक्सी या किसी भी गैलेक्सी को देखो, हम मानते हैं गैलेक्टिक सेंटर पे कोई ना कोई ब्लैक होल होगा, कोई ना कोई बड़ी डेंस बॉडी है जिसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग है, जिसका ग्रेविटेशन फील्ड बहुत स्ट्रांग है। तो स्टार्स भी उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो यूनिवर्स लव्स सिमेट्री, ये बार बार क्यों हाईलाइट कर रहा हूं? क्योंकि क्लास 12th में जब आप एटम्स पढ़ेंगे, वहां पे आप एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए भी रेडियस ऑफ द ऑर्बिट की वैल्यू डिटरमिन करेंगे, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमिन करेंगे, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीजें डिटरमिन करेंगे वहां पे। और वहां पर भी आप एनर्जी ऑफ एन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डिटरमिन करेंगे। वहां पर भी फॉर्मूले अलग होंगे, वैल्यूज अलग होंगी, क्योंकि वहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। बट ये रिलेशंस एग्जैक्ट आएंगे, जितनी काइनेटिक होगी उसकी डबल होगी पोटेंशियल, बट साइन नेगेटिव होगा। और वैसे भी आप लोगों को बता चुका हूं, पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? सिस्टम इज अ बाउंड सिस्टम, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर ऑपरेटिंग, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दिस। ठीक है, और पोटेंशियल हमेशा काइनेटिक के डबल होगी, साइन में नेगेटिव होगी, और टोटल एनर्जी न्यूमेरिकली काइनेटिक के इक्वली होगी, साइन नेगेटिव आएगा। ये एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज जब आप डिटरमिन करेंगे तो वहां पे भी ये रिलेशंस एग्जैक्टली एज सच एप्लीकेबल होंगे। हाँ, ये फॉर्मूले नहीं होंगे, फॉर्मूले कुछ और होंगे, वैल्यूज कुछ और होंगी, बट पोटेंशियल काइनेटिक के डबल होगी और साइन नेगेटिव होगा। टोटल काइनेटिक के बराबर होगी, साइन नेगेटिव होगा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी बेटा। इसके साथ एक छोटा सा कंसेप्ट और है, राइट डाउन इन योर नोटबुक्स, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। बाइंडिंग एनर्जी, इसको कई बार ई विद सब्सक्रिप्ट बी हम यूज कर लेते हैं, या फिर आप इसको सिंपली बीई भी लिख सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। सो प्लीज राइट डाउन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, is the energy required to move a satellite from its orbit to infinity. It is the energy required to remove a satellite from its orbit to the infinity. अपने ऑर्बिट से बाहर निकाल के इसको इनफाइनाइट सेपरेशन, मतलब अर्थ के फील्ड के बाहर अगर आप लेकर जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको कितनी एनर्जी मिनिमम अप्लाई करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी सैटेलाइट को? That is called as binding energy. नाम से क्लियर है, बाइंडिंग एनर्जी, बांधने वाली एनर्जी। लेकिन बोल क्या रहे हैं?
इसको बाहर लेके जाने वाली कितनी एनर्जी चाहिए। तो बात एक ही है भाई, इस एनर्जी से बंधी हुई है, अगर हटाना है, इसको छुड़ाना है, तो इतनी एनर्जी बाहर से किसी एक्सटर्नल एजेंट को लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो जितनी सैटेलाइट की टोटल एनर्जी है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी भी न्यूमेरिकली इतनी ही होगी, सिर्फ साइन उल्टा हो जाएगा, साइन पॉजिटिव। मतलब जितनी सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी है ठीक उतनी ही बाइंडिंग एनर्जी होगी। किस बेसिस पे मैं ऐसा कह रहा हूं, देखिए बेटा कॉमन सेंस की बात है, एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट प्लस बाइंडिंग एनर्जी। अगर आपने इतनी एनर्जी सप्लाई कर दी तो आप सैटेलाइट को कहां ले जाएंगे, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। और हम बोल रहे हैं मिनिमम एनर्जी, तो मिनिमम कितनी एनर्जी से वहां पहुंचाएं, तो जब मिनिमम सप्लाई करें तो वहां जाके ये सैटेलाइट रेस्ट पे आ जाएगी, काइनेटिक भी 0 हो जाएगी। सो ये आ जाएगी 0। 0 इज टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी। तो इसका मतलब ये हो गया ई बाइंडिंग इज नेगेटिव ऑफ ई टोटल, ई नेट एनर्जी, टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय द सैटेलाइट, यानी कि इट इज अगेन हाफ जी कैपिटल एम स्मॉल m अपॉन स्मॉल r, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी को डबल कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी डबल करने का मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी उतनी एनर्जी और ऐड कर दी, और यही एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी, तो मतलब आपने इसको बाइंडिंग एनर्जी सप्लाई कर दी। तो अब क्या होगा, सैटेलाइट अपने ऑर्बिट से बाहर चली जाएगी। सैटेलाइट अपने ऑर्बिट से बाहर चलते चलते कहां पहुंच जाएगी, इनफाइनाइट सेपरेशन पे, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से ये एस्केप कर जाएगी। सो दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। ठीक है बेटा, तो ये फंडामेंटल फॉर्मूले सम अप करके एक टेबल बना के लास्ट में अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। हां, अगर इन्हीं एनर्जीज को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो ये ग्राफ कैसे बनेंगे, इन्हीं एनर्जीज को अगर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो इस एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे r, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, या ऐसा कहो डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ। ठीक है, तो बेटा पॉजिटिव तो एक ही एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, और r जैसे जैसे बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी भी कम होती जाएगी, तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इस एक्सिस पे हम प्लॉट कर रहे हैं एनर्जी, एनर्जी में हम तीनों एनर्जीज प्लॉट कर रहे हैं, काइनेटिक भी, पोटेंशियल भी और टोटल भी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी के लिए ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। ये आ गया हमारे पास, हाँ ठीक है। तो बेटा ये होगा इसकी काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, और ठीक ऐसा ही ग्राफ इस साइड पे जो आएगा वो आएगा किसका, टोटल एनर्जी का, क्योंकि बस साइन नेगेटिव है, दोनों न्यूमेरिकली सेम है। और पोटेंशियल एनर्जी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, लेकिन न्यूमेरिकली हमेशा ये टोटल के डबल रहेगी, या ऐसा कहिए न्यूमेरिकली काइनेटिक के भी डबल रहेगी। तो यहां पर ग्राफ चलेगा पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ इस थोड़ा सा ऊपर चलेगा, बिकॉज इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगी। तो इस तरह से आप ग्राफिकली प्लॉट कर सकते हैं एनर्जीज को। तो इसके साथ बेटा ऑलमोस्ट ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, सिवाय केपलर्स लॉज के। रही बात सैटेलाइट्स और उससे रिलेटेड कुछ छोटी मोटी इंफॉर्मेशन, वो आपके नोट्स में मैंने दे रखी है, आप उसको रीड करेंगे, बस रीड करते ही वो खुद ही आपको क्लियर हो जाएगी। उसमें कुछ समझाने वाला ज़्यादा नहीं है, जो समझाने वाला मेन पार्ट था, एक्सप्लेन करने वाला, वो मैं आज एक्सप्लेन कर चुका हूं। और वैसे भी इस साल के लिए केपलर्स लॉज आपके सिलेबस से सीबीएसई ने एलिमिनेट कर दिए हैं इस साल के लिए, ठीक है, 2020 के लिए। बिकॉज ऑफ दिस कोविड पेंडेमिक क्लासेस डिस्टर्ब हुई, तो सिलेबस थोड़ा रिड्यूस किया सीबीएसई ने, बट स्टिल मैं ये टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, आपको अच्छे से समझना ये टॉपिक। तो अगली क्लास में मैं क्लियर करूंगा आपको केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। तो केपलर के लॉज कंप्लीट करते ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, उसमें पहला पार्ट होगा सॉलिड्स, फिर हम फ्लूइड्स को स्टडी करेंगे, वन बाय वन हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं ये चाहता हूं आप जल्दी से इसकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करो जो मैं आज आपको सेंड करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बेटा जी इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।